2017 में जी जनता ने सपा से सत्ता छीन ली जी और 2022 में भी उन्हें जनादेश नहीं मिला। जी अब तो बहुत समय हो गया है। जी जी पार्टी के थिंक टैंक ने कोई तो वजह निकाली होगी, इस चीज़ों को एनालाइज किया होगा, तो क्या वजह रही इसके पीछे? पार्टी ने एनालाइज भी किया, वजह भी निकाली, उसका इंतज़ाम भी किया, लेकिन उतना इंतज़ाम नहीं हो पाया जितने में कि सरकार भाजपा की हट जाती। और उस प्रयास को बढ़ाते रहे तो 24 में भाजपा से आगे भी चले गए। 2012 में जितना वोट समाजवादी पार्टी को मिला था उतना ही वोट 2017 में मिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो थर्ड पोल कर रही थी वो अदर्स का बहुत सारा वोट लेके आगे चली गई और वो इलेक्शन समाजवादी पार्टी के खिलाफ इलेक्शन नहीं था, लेकिन भाजपा के पक्ष में इलेक्शन हो गया, उसका बड़ा जनमत हो गया। और समाजवादी पार्टी ने जितना विकास का काम किया था, अखिलेश यादव जी ने जितना स्टेट के अंदर डेवलपमेंट किया, लॉ एंड ऑर्डर सुधारा, स्वास्थ्य की सुविधाएं सुधारी, गरीब कमज़ोर मजदूर वर्ग के लिए जो काम किया, वो भारतीय जनता पार्टी ने एक आंतरिक लड़ाई में फंसा दिया। पूरी बहुजन समाज पार्टी तोड़ दी और समाजवादी पार्टी को डिस्टर्ब कर दिया। हम लोग अपना दल बचाने में और इन संघर्षों से जूझने में अटक गए, इसलिए जो फ्री वोट हुआ था उतना वोट हम लोग नहीं ले पाए कि हम भाजपा से आगे निकल जाते। हमारी पार्टी ने 17 में अपने आप को संभाला, 17 चुनाव के बाद 18 में ही बाई इलेक्शन हुआ, हमने योगी आदित्यनाथ की गोरखपुर की सीट को जीता, केशव मौर्य जी की फूलपुर सीट को बाई इलेक्शन में लोकसभा को जीता। 19 में अलायंस किया, कमोवेश वोट तो बढ़ा 19 में, 17 से ज़्यादा बढ़ा, लेकिन जो परिणाम हम सोच रहे थे वो परिणाम नहीं आ पाया। और उसके अपने कारण हैं। हम ज़्यादा समीक्षा टीवी पे इसलिए नहीं करते क्योंकि हम जिसका भी सहयोग लेते हैं या दोस्ती करते हैं, वो रहे या न रहे उसके पीछे नहीं पड़ते। दोस्ती अगर मान लो किसी दल से नहीं भी रही है तो हम उसके उस कमज़ोर रिजल्ट का या बुराई को उसके ऊपर थोपते नहीं हैं। हमने सबक लिया, 22 में हमने चुनाव लड़ा, छोटी छोटी पार्टियों को इकट्ठा किया, एक माहौल बना, कुछ गलतियां हो गई, जो प्रयास था वो थोड़ा कम रह गया, तो हमारी सीटें तो बढ़ी, वोट भी बढ़ा। उत्तर प्रदेश के बारे में मान्यता थी कि 32% के ऊपर जाने पे सरकार बन जाती है। हमको 36% वोट मिला, 125 विधायक भी हमारे गठबंधन को आए, लेकिन हम लोग बहुमत नहीं पा पाए। फिर और सुधार किया और 24 का जो रिजल्ट आया वो आपके सामने है जी। तो समाजवादी पार्टी आप इस तरह देखते हैं कि 17 में नहीं जीत पाए, 19 में नहीं जीत पाए। मैं इस तरह देखता हूं कि जो संघर्ष अखिलेश जी के सामने जो चैलेंज डाला गया था, जो बाधाएं पार की गई थी, उन पे सतत समाजवादी पार्टी डेवलप कर रही है, विकास कर रही है, आगे बढ़ रही है। हमारा वोट शेयर लगातार बढ़ रहा है, हमारी सीटें लगातार बढ़ रही हैं, हमारी एक्सेप्टेंस लगातार बढ़ी है। विभिन्न वर्गों में, विभिन्न प्रदेश के क्षेत्रों में, सब तरफ से समाजवादी पार्टी का समर्थन बढ़ा है। और मुझे लगता है कि जिस समझदारी के साथ, जिस मेहनत के साथ, जिस सूझबूझ के साथ और जिस दूरदर्शिता के साथ, लंबे विजन के साथ माननीय अखिलेश यादव जी काम कर रहे हैं, 24 से ज़्यादा बड़ा पक्ष में परिणाम 27 में समाजवादी पार्टी को मिलना चाहिए। जी सर, आपने जिस पारिवारिक कलह की बात की, आशंका जताई, वो तल्खियाँ क्या अब खत्म हो गई हैं? क्या पार्टी अब एकजुट है? सरकार आती है तो सरकार के साथ बहुत सारी समस्याएं आती हैं। 12 से 17 तक सरकार थी तो बहुत सारे लोग आ गए, कोई किसी को मिस इन्फॉर्मेशन कर रहा था, कोई किसी को कर रहा था, सरकार चली गई। कुछ ऊपर चले गए, कुछ दूसरे दलों में चले गए, और परिवार एक था, एक है जी। पारिवारिक मर्यादाएं तो इतनी रही थी कि जितनी लड़ाई में कभी नहीं रहती, ये समाजवादी पार्टी के परिवार में रही। और अब सारे लोगों ने मिलकर 22 लड़ा, 24 लड़ा, तो अब तो उन बातों को याद करना भी एक बुरे स्वप्न की तरह है। क्यों याद किया जाए? न उसकी कोई रेखा है, न उसका कोई निशान है, और सब लोग मिलके
पूरी पार्टी को आगे बढ़ाने का और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को मजबूती से और स्थापित करने का काम कर रहे हैं। बातें तो वाकई बीत गई सर, लेकिन उसी दौर में आपका सस्पेंशन भी आया था। क्या वजह रही थी, क्या हुआ था एग्जैक्टली उस वक्त? जब उस बात को बुरा स्वप्न मान लिया गया जी, तो फिर ये मुद्दे ही कहाँ हैं। मुझसे बहुत बड़े बड़े लोगों का भी सस्पेंशन हुआ था, मुझसे छोटों का भी हुआ था। जो मुद्दे आए, जब सस्पेंशन हुआ था तब भी हम लोगों का कहना यही था कि नेताजी हमारे पार्टी के सबसे बड़े और सर्वमान्य नेता हैं, हम अपनी बात उनसे कहेंगे। ठीक बात। हमने कहा, उसी पार्टी ने रिवोक कर दिया, तमाम लोगों का रिवोक कर दिया। तो ये सब तो पार्टियों के अंदर चलता रहता है। लीडरशिप, जो लीडरशिप हमें सम्मान देती है, हमें आगे बढ़ाती है, कोई गलती हो जाती है तो डांटती भी वही है, ठीक बात। और हमें सुधरने का भी मौका देती है। कई बार लीडरशिप ये भी मान लेती है कि हाँ चलो तुम्हारी इतनी गलती नहीं थी। तो बहुत तरह की बातें हैं। जब वो बातें वापस हो गई, अब कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, 5-6 साल पुरानी, 8 साल पुरानी बात हो गई, तो उनका आज कोई मतलब नहीं है। सर, लेकिन जब भी सपा के कार्यकाल, सपा के दौर के बारे में बात होती है तो अराजकता और गुंडागर्दी की बहुत प्रमुखता से बात होती है। जी, कितनी सच्चाई है इसमें, कितना झूठ है? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए ऐसा होता है, अभी बिहार में नई सरकार बनी और लालू जी के राज को गुंडा राज का प्रचार करके सरकार भाजपा एनडीए की आई। वहाँ के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा क्षेत्र में गए और धुआंधार फायरिंग हुई। कहीं न्यूज़ बनी? एक पट्टी आई, कुछ क्लिप्स आई, बात खत्म। कोई गुंडा राज नहीं। अगर कोई व्यक्ति ऐसे वर्ग से आता है जो गरीब है, पीड़ित वंचित समाज का है, जिसकी अपर क्लास या इंटेलिजेंसिया में जो लोग हावी हैं उस वर्ग से नहीं आता है, तो उसे गुंडा कहते हैं। उनके वर्ग से आता है तो उसे दबंग कहते हैं। जीटी टैक्स चलता है। अगर कोई भाजपा के सरकार में, उसे कहेंगे गब्बर सिंह टैक्स। कोई दूसरी सरकार होगी तो कहेंगे गुंडा टैक्स। तो ये नाम रखे जाते हैं जिन लोगों के पास अखिलेश जी के काम का मुकाबला करने का विकल्प नहीं है, जिनके पास कुछ और अपना बताने को नहीं है, वो केवल नकारात्मक प्रचार करते हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ पूरी भारतीय जनता पार्टी से लेकर सारे मीडिया को, अखिलेश यादव जी के 5 साल के कार्यकाल में 12 से 17 तक कोई पूरे प्रदेश में एक घटना बता दे जब किसी ने ट्वीट भी कर दिया होगा कि मेरे साथ ये घटना हुई और मुख्यमंत्री कार्यालय से माननीय अखिलेश यादव जी के यहाँ से उस पर कार्रवाई नहीं की हो। किसी मंत्री पर आरोप लगा तो उसका इस्तीफा हुआ। कई लोगों पर आरोप लगे, उनका इस्तीफा हुआ। जब तक क्लीन चिट नहीं हो गई तब तक वो लोग मंत्रिमंडल में नहीं रहे। ये नैतिकता ये भाजपा सरकार में क्यों नहीं? हलगल नल हलगल जल में कितना भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है। पता नहीं कितने लोग इस भ्रष्टाचार में मर गए। आईपीएस फरार घूम रहे हैं, कोई पुलिस पकड़ने वाली नहीं। माफियाओं से जाके जेल में मुख्यमंत्री मिलते हैं, घंटों घंटों बातें करते हैं, और जब बाहर निकल आते हैं तो उन्हें छूट दे दी जाती है कि ये क्षेत्र आपका है, यहाँ आप कमाओ, वो क्षेत्र उनका है, वहाँ वो कमाएंगे। तो कोई कुछ नहीं कहता। तो ये नामकरण नकारात्मक लोग कर रहे हैं जो समाज में एक वर्ग को हीन भावना से देखते हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें जनमत कैसे मिल रहा है, इन्होंने इतना अच्छा काम कैसे कर दिया। योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की हिम्मत हैसियत नहीं है कि वो लोक भवन दूसरा बना लें, अपने लिए ही बना लें। पुलिस हेडक्वार्टर जैसी बिल्डिंग कोई बना दें तो क्या कहेंगे? पुरानी बातों में आपको उलझाएंगे या आपको धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पे आपस में लड़ाएंगे। तो ये उनकी मजबूरी का प्रतीक है, मजबूरी का परिचायक है, और वो अभिजात वर्ग से आते हैं, इसलिए उनको ये प्रिविलेज मिला हुआ है कि उनको कोई खराब नाम नहीं देता। सर, आपने बिहार चुनाव की यहाँ पर बात की, तो बिहार चुनाव में तेजस्वी जी का MY कॉम्बिनेशन फेल हो गया। आपको क्या लगता है इसका असर
2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में भी होगा, और सपा किन वोट बैंक्स को इस बार रिप्रेजेंट करेगी? देखिए, तेजस्वी जी बिहार और यूपी का एकदम अलग अलग मसला है। बिहार में सामाजिक न्याय की शक्तियां एक दूसरे से लड़ रही थी। कौन है नीतीश कुमार? क्या शंके हैं? ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने कहा था कि योगी मोदी के हाथ खून से सने हुए हैं, मैं इसके साथ नहीं खड़ा हूंगा। कहा था। बिहार में इनकाउंटर शुरू हुए तो उन्होंने, नीतीश कुमार ने कहा नहीं, मेरी सरकार में नहीं होंगे। पिछड़े वर्ग के नेता हैं। इंडिया अलायंस को बनाने वाले नीतीश कुमार। हम लोग तो इंडिया अलायंस में नहीं थे, समाजवादी पार्टी और कई क्षेत्रीय दल। नीतीश कुमार हमारे यहाँ आए, नेताजी के पास आए, अखिलेश जी के पास आए, हमको मनाया, संतुष्ट किया। तो बिहार का इलेक्शन सामाजिक न्याय की दो शक्तियों के बीच था। बीजेपी ने अपना वजन और प्रभाव आयोग से लेके जो उसकी शक्तियां थी उनको नीतीश कुमार की पीठ पर रख के बैलेंस को बिगाड़ दिया। बिहार में अच्छा बुरा, ईमानदारी बेईमानी सब कुछ हुई, और मेरा विश्वास है कि सामाजिक न्याय की शक्तियां एक होती तब फिर भी बीजेपी वहां नहीं जीतती, क्योंकि सामने नीतीश कुमार थे। भीष्म पितामह की हत्या किसी और को आगे करके की गई थी। जो भीष्म पितामह की मृत्यु हुई थी, तो इसी तरह नीतीश कुमार जी को आगे किया गया था। अब कितने दिन तक आगे रखते हैं ये देखने को बाकी है। सर, आपने 6 महीने, साल भर, कितने दिन, अब देखना है। आपने नीतीश कुमार जी के लिए इतनी मुखरता से कहा, और अखिलेश जी भी बिहार गए थे कैंपेनिंग करने नीतीश कुमार जी के अगेंस्ट में। क्या आपको लगता है कि यूपी का कुर्मी वोट बैंक? अखिलेश जी ने एकदम साफ साफ कहा था जी, जो कहा था एकदम ठीक कहा था। मैं आज रिपीट कर देता हूँ आपको। नीतीश कुमार को मानने वाले अखिलेश जी को कल साधुवाद देंगे कि उन्होंने सही कहा था, हम पे टाइम से नहीं चेते। अखिलेश जी ने ये कहा था कोई उन्हें दूल्हा मानने को तैयार नहीं है। अखिलेश जी ने कहा था कि उनके गले में माला नहीं पहनाएंगे, और सच है। आज नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन आज जो बिहार की सरकार चल रही है वो नीतीश कुमार जी की पुरानी जितनी भी नीतियाँ थी सबको पलट के चल रही है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गृह विभाग मुख्यमंत्री से अलग है, नहीं होता है अलग। तेजस्वी भी उप मुख्यमंत्री थे और ज़्यादा सीटें थी उनकी, नीतीश कुमार जी की इससे भी कम थी। जिस तरह बिहार में एजेंडा बीजेपी ने चलाने की कोशिश की है, जिस तरह के वहाँ के उप मुख्यमंत्री भाजपा के अराजकता कर रहे हैं, वो लक्षण साफ दिख रहा है कि अखिलेश जी जैसे नेताओं के दबाव में हो सकता है थोड़े दिन और चला दें, वरना चुनाव के 1 महीना पहले भी नीतीश कुमार को रिटायर करने के मूड में थे, और अब भी बस इंतजार कर रहे हैं कि कब मौका लगे और बिहार जैसा कैद कर दें, एक नाथ शिंदे किनारे बिठा दें और सरकार पे कब्जा कर लें। यही तो अखिलेश जी ने कहा था। अखिलेश जी ने नीतीश कुमार जी को भ्रष्ट, बेईमान, कोई ऐसी बात तो नहीं कही। उनके चरित्र के बारे में कुछ नहीं कहा, उनके काम के बारे में कुछ नहीं कहा। अखिलेश जी ने तो भविष्यवाणी कर दी थी जो धीरे धीरे सही होने की दिशा में है। बीजेपी नीतीश कुमार जी को मजबूरी में रखे है, ये पूरा देश जानता है। बस अखिलेश जी ने मन से कह दिया। क्या अखिलेश जी की कैंपेनिंग का असर यहाँ के कुर्मी वोट के ऊपर भी पड़ेगा? यहाँ का कुर्मी वोट जानता है, और कुर्मी क्या, जितने पीड़ित, वंचित, शोषित समाज के लोग हैं, जितने संविधान और लोकतंत्र को अपना ढाल समझते हैं, अपना रक्षक समझते हैं, वो सारे लोग एकजुट होकर अखिलेश जी के साथ रहेंगे। बिहार चुनाव में अब की बार एसआईआर, वोट चोरी, इलेक्शन कमीशन, ये 3 मुद्दे बहुत उछले जी। आपकी पार्टी की इस पे क्या राय और क्या रणनीति रहेगी? देखिए, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करना कोई नई बात नहीं है। भाजपा हर बार करती है। दुनिया जानती है कि जब इलेक्शन डिक्लेयर हो जाता है तो ऑन गोइंग डेवलपमेंट स्कीम्स भी रुक जाती हैं। रोड्स और इस तरह की स्कीम्स के भी नए फंड्स रिलीज नहीं होते हैं, लेकिन वहाँ पैसा बढ़ता रहा। जिसे वोट डालना है उसको 6 दिन पहले पैसा आ रहा है उसके अकाउंट में। एसआईआर के मुद्दे पे भी वहाँ समय नहीं था। यूपी में भी हम ये क्या कह रहे हैं, हम यही तो कह रहे हैं कि पूरा समय दीजिए। बीएलओ प्रेशर में आत्महत्या कर ले रहे हैं, आधा अधूरा फॉर्म आप जमा करा रहे हैं,
करोड़ों लोगों को भटकाने का काम करेंगे, थोड़ा शिथिल जो पड़ जाएगा वो अपने मताधिकार से वंचित रह जाएगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में एक व्यक्ति को एक वोट दिया था। यह भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन उस एक वोट एक व्यक्ति के सिद्धांत को भी मानना नहीं चाहती। जो थोड़ा कमज़ोर पड़े, थोड़ा सा शिथिल दिख जाए, उसका वोट छीन लो। इसलिए हम कह रहे थे कि बिहार में सिर्फ 1 महीना था, फॉर्म भरे गए, पहली मास्टर रोल आई, उसके 5वें दिन चुनाव घोषित हो गया। जो फॉर्म भरे गए ना, उनके दावों पे विचार हुआ, कौन सा गलत था कौन सा सही था कुछ पता नहीं लगा। अब जो इलेक्शन कमीशन के दोस्त हैं वो तो पहले से जानते हैं क्या होने वाला है। जिनकी इलेक्शन कमीशन से बातचीत होगी उन्हें तो पहले से पता होगा ना, उनकी तैयारी तो पहले ही होगी। तो इसलिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि चुनाव आयोग अपनी विश्वसनीयता को दांव पे लगा के संविधान को खतरे में डाल रहा है, अपनी साख को खतरे में डाल रहा है और लोकतंत्र पर सवालिया निशान लगवाने का काम कर रहा है। संवैधानिक संस्थाओं को निष्पक्ष होकर काम करना चाहिए। जनता जिसे आशीर्वाद दे वो जीतेगा। सर, जनता ये सवाल अखिलेश जी से पूछना चाहती है, लेकिन पार्टी के प्रवक्ता के तौर पे आपसे पूछ रहा हूं कि अखिलेश जी राम मंदिर के दर्शन के लिए कब जाएंगे? अखिलेश जी ने पहले से घोषणा की हुई है कि हम एक शिव मंदिर बना रहे हैं। नेपाल से लाके स्वयंभू की स्थापना की वहाँ, वो पूर्ण होगा उनका संकल्प। वहाँ दर्शन करने के बाद अयोध्या जाएंगे। तो ये शिव मंदिर क्या नए वोट बैंक की तरफ इशारा है कि मंडल से कमंडल की तरफ कूच है? समाजवादी पार्टी की लीडरशिप का अपने धर्म और अपने लोक विश्वास आस्था सब चीज़ों में उतना ही भरोसा है जितना बाकी लोगों को है। अपने तरह से करते हैं। नेताजी ने कई साल पहले हनुमान जी की मूर्ति की स्थापना मेला मैदान में की थी। आप अभी जाएंगे जहाँ नेताजी का स्मारक बनना है, पीछे बहुत बड़े हनुमान जी बैठे हुए। अपने अपने टाइम में अपने अपने हिसाब से सारे धार्मिक आयोजनों में हिस्सा लेते हैं। मार्केटिंग नहीं करते। ये तो हमको मजबूर कर देते हैं बीजेपी के लोग। हम जाते हैं तो हर जगह सवाल पूछना। उस मंदिर पे जो अखिलेश यादव जी केदारेश्वर मंदिर बनवा रहे हैं, केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर, शक्ति रेखा पे वो स्थापित है। उस मंदिर के पीछे भी तमाम राजनीति कराई, तमाम प्रेस करवा दी कि ऐसा नहीं बनना चाहिए। क्या भगवान ये कहेंगे कि हमारी मूर्ति दूसरी जगह नहीं बननी चाहिए? कोई कहेगा? एक ही मूर्ति रहेगी देश में। अरे भाई, वैष्णो देवी की तर्ज पे कई जगह वैष्णो देवी का मंदिर का निर्माण हुआ है। मेरे फिरोजाबाद में है, मथुरा में है। तो मंदिरों से प्रेरणा लेके दूसरे मंदिर तो बनते ही रहते हैं। ठीक बात। इस पे भी विरोध करवा दिया, न्यूज़ बनवा दी, हमको न्यूज़ में स्थान दिला दिया कि हम लोग केदारेश्वर मंदिर बना रहे हैं। हम अपनी आस्था विश्वास से बना रहे हैं। ईश्वरीय इच्छा से ये सब अच्छे काम करने की भावनाएं जागृत होती हैं, प्रयास जागृत होते हैं और प्रयास सफल होते हैं। हिंदू धर्म के मानने वाले विशेष तौर पे ये मानते हैं कि ईश्वर दर्शन करने के लिए बुलाते हैं। ठीक बात। अगर बुलाते नहीं हैं तो जाने वालों के बने बनाए प्रोग्राम रखे रह जाते हैं। तो इसलिए मंदिर बनाना हमारी अपनी आस्था विश्वास के हिसाब से है। और हाँ, हिंदू हैं, हम हिंदू धर्म का पालन करते हैं, लेकिन बाकी सब धर्म का उतना ही सम्मान करते हैं जितना अपने धर्म का करते हैं। ठीक। और यही धर्म सिखाता है, यही लोकलाज है और यही राजधर्म सिखाता है। ठीक। सर, अब राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में अगर हिंदू वोट्स को समझें तो क्या अब हिंदू वोट्स सवर्ण हिंदू वोट, पिछड़ा हिंदू वोट, दलित हिंदू वोट इस तरह से बट गया है? मुझे तो लगता है कि जो किसी धर्म या जात को वोट की तरह देखे वही लोकतांत्रिक अपराध कर रहा है। देखिए, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, न्याय अन्याय, अपमान सम्मान, ये रहेगा तो फिर एक कैटेगरी में आप लोगों को बांध नहीं पाएंगे। हम तो कहते हैं भाजपा से, क्यों बंटने दे रहे हो हिंदू को भाई? ये दलितों किसी के मुंह पे पेशाब कर दिया, किसी को जात के आधार पर पीट पीट के मार डाला, कार्रवाई कर दो। कार्रवाई करने की बात आती है तो भाजपा देखती है हमारा कार्डर है।
हमारी विचारधारा के हिसाब से इसको हम पीड़ित परेशान नहीं कर सकते। तो जब भाई का हक हिस्सा सम्मान नहीं दोगे तो आपका भाई आपके साथ नहीं रहेगा। आप तो धर्म के आधार पर एकता की बात करते हैं। समाजवादी पार्टी क्या दे रही है? हम तो हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं। हमारी लोकसभा के सांसदों की ओर देखिए, बताइए कौन से धर्म, कौन सी जात, कौन सा वर्ग का आदमी नहीं है। ऐसे भी गरीब गरीब लोग जीते हैं जो विधानसभा नहीं लड़े, और ऐसे भी लोग जीते हैं जो सामाजिक हिसाब से निचले पायदान पे जिन्हें बीजेपी के लोग मानते हैं। सब लोगों को टिकट दिया गया, सब लोगों ने, जनता ने जगह जगह अपने अपने से आशीर्वाद दिया, लोग जीत के गए। और समाजवादी पार्टी का ये वादा है कि अगर 2027 में जनता का इसी तरह आशीर्वाद मिलेगा, बड़े बहुमत की सरकार बनेगी, तो प्रशासनिक व्यवस्था में भी ऐसा नहीं होगा कि किसी एक जाति या एक धर्म के लोग हावी हो गए। सबको सम्मान मिलेगा। कोई पाल प्रजापति, मौर्य, कुशवाहा, बिंद, निषाद, दलित, अति दलित, महादलित, जो भी कहते हैं लोग, क्या उनके लोग इंस्पेक्टर नहीं बन सकते? उनको दरोगा नहीं बन सकते? उनको चार्ज नहीं मिल सकता? वो डीएम एसपी नहीं बन सकते? 4 अधिकारियों के हाथ में सरकार दे दी और वो अपनी मर्जी से पूरा प्रदेश चला रहे हैं। ये कोई लोकतंत्र की व्यवस्था है क्या? सबको सम्मान और सबको समान अवसर मिलना चाहिए। आपने कहा सर कि किसी धर्म या किसी जात को आप वोट बैंक में ना देखें, तो क्या आप, एक आम अवधारणा है कि सपा मुस्लिम और यादव की पार्टी है, एक स्पेसिफिक धर्म, एक स्पेसिफिक जात पार्टी है। नहीं, तो मैं आज आप सामने हैं तो आपसे मैं सपा की बात कर रहा हूँ। मैं अपने ज्ञान बढ़ा, आपके सवाल का जवाब मैं दूंगा। जी 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 जी। लेकिन मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, मैं तो जनता के सवाल पूछ रहा हूँ। मैं तो जनता के सवाल पूछ रहा हूँ। अरे भाई, जनता के ही बीच की कुछ राय आपको मालूम होगी ना। जी 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 जी। ये नाम रखे जाते हैं जी, ये नाम रखे जाते हैं। नहीं तो क्या आप यहाँ एस्टैब्लिश करना चाहेंगे कि सपा मुस्लिम और यादव को रिप्रेजेंट नहीं करती है? सबको करती है। सबको करती है। उनको भी करती है, उनके अलावा बहुत सारे और लोग हैं, उनको भी करती है। और जो भाजपा के कार्यकर्ता जिन पर गलत फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, भाजपा के नेता ही उनका शोषण पीड़ा कर रहे हैं, उनको भी करती है। कानपुर में जिसको झोपड़ी, जिस ब्राह्मण को जला के मार दिया, क्या उसके यहाँ अखिलेश यादव जी नहीं गए? कानपुर में एक क्षत्रिय को पीट पीट के मार दिया गया था, क्या उसके यहाँ अखिलेश जी नहीं गए? जिसके साथ अन्याय हो रहा है, जो उपेक्षित है सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही से, समाजवादी उसके साथ है। ये भाजपा ने चुना है कि उन्हें इसका मुसलमान का वोट नहीं चाहिए, कि उन्हें यादव का वोट नहीं चाहिए, या इनका उसका वोट नहीं चाहिए। ये भाजपा ने चुना है। वो गाली देते हैं इस आधार पे, हम नहीं देते। जो उत्तर प्रदेश में प्रचार करते हैं वो हरियाणा में क्यों नहीं करते बीजेपी के लोग? आप बताइए। ठीक है। बिहार में क्यों नहीं करते? तो वो अपनी सुविधा से बात करते हैं। हमारा एजेंडा बहुत क्लियर है। हम पीड़ित, शोषित, वंचित, दलित आदि आबादी, इनको सामाजिक न्याय दिलाने के लिए राजनीति कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में जो भी हमारे साथ है, अगड़ा, पिछड़ा, वंचित, उपेक्षित, सबके साथ हम सबको सम्मान देंगे, सबको लेके चलेंगे। सर, आपने अखिलेश जी के किए हुए कामों की बात की, हम सब उसकी सराहना करते हैं और उनकी छवि भी बहुत अच्छी रही, खासकर यूथ में। लेकिन 2027 में क्या ये छवि और ये काम वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे? जिस तरीके से सब वर्ग धर्म से, सब एज ग्रुप से अखिलेश जी के प्रति लोगों में रुझान है, जब जहाँ जाते हैं, आते हैं, मिलते हैं, और जिस तरीके से वो उनके इश्यूज़ को एड्रेस करते हैं, वो 10वीं और 11वीं के जो 11th और 12th के बच्चे हैं, उनकी क्या डिमांड्स हैं, उनकी क्या सोच है, उनकी क्या समझ है, से लेके वृद्ध और पेंशनर्स के बारे में भी विचार करते हैं। तो मुझे लगता है कि निश्चित तौर पे लोग ये चाहते हैं कि उनके इश्यूज़ को एड्रेस करने वाला, समझने वाला व्यक्ति होना चाहिए। ठीक बात। और जो मैनिफेस्टो भी हर बार लेके आते हैं, उसमें आप कह नहीं सकते कि कोई वर्ग के बारे में कुछ कम रहता हो या छूट जाता हो।
सबका ध्यान रखने की कोशिश करते हैं और अपनी सरकार में करके दिखाया है। तो मुझे कोई कारण नहीं दिखता। पुराना इतिहास भी है, मौजूदा समय में आज के परिप्रेक्ष्य में जो नए विषय आ रहे हैं उन पर भी पूरा ध्यान है। तो निश्चित तौर पे ये वोट बैंक में भी तब्दील होगा और उत्तर प्रदेश को सही दिशा में ले जाने के लिए जी बहुत बड़ी संख्या में लोग, मुझे लग रहा है, आगे निकल के समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के साथ आएंगे। जी, क्योंकि आज की सरकार डर और भय से चल रही है। हर कोई प्रेस का व्यक्ति इतनी हिम्मत नहीं कर सकता कि सरकार के खिलाफ एजेंडा कुछ उनकी इच्छा के विपरीत चला दे। समाजवादी पार्टी की सरकार में अखिलेश यादव जी का फोटो टीवी पे लगा के चलाया जाता था। आज कोई नाम ले ले तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि सारा सबसे बड़ा माफिया उसी प्रेस वाले के अंदर है। तो इस तरह की मानसिकता है इस समय। इसलिए मुझे लगता है कि विरोध कम दिखता है, लेकिन जब लोगों को मौका लगेगा, थोड़ा सांस लेने की आज़ादी मिलेगी, लगेगा कि चुनाव के बाद सरकार बदलेगी, तो लोग खुल के आएंगे और अपना विरोध भी जताएंगे और नई सरकार को अच्छी दिशा में प्रदेश को ले जाने के लिए बड़ी संख्या में वोट भी करेंगे। जी सर, आप अखिलेश जी को बचपन से जानते हैं। जी जी। और बचपन से अभी तक व्यक्तिगत तौर पर और एक राजनेता के तौर पे वो कैसे इवॉल्व हुए हैं और क्या खूबियां आपको उनमें दिखती हैं जो डिस्टिंग्विश करती हैं उन्हें बाकी राजनेताओं से? देखिए, मैं तो उनकी पार्टी का कैडर हूँ, उनका पुराना परिचित हूँ। उनकी कृपा से मुझे बहुत सारे सम्मान भी मिला है, स्थान भी मिला है। तो मेरा उनकी तारीफ़ करना या खूबियाँ देखना बहुत स्वाभाविक है। और मतलब शायद लोग कहेंगे तो करेंगे ही। फिर भी उनका जो नेताजी का संस्कार है, जो उनकी फैमिली का पॉलिटिकल कल्चर है, सबको सम्मान देना, छोटे से छोटे कार्यकर्ता की सुनना, अपने परिजन को, अपनी पार्टी के व्यक्ति को पीछे करके अगर कोई नया व्यक्ति आए तो उसको मान सम्मान देना। आप पता करेंगे कि अखिलेश यादव जी की मुख्यमंत्री काल में विपक्ष के नेताओं के और विपक्ष के सम्मानित पदों पर बैठे लोगों के, बड़े लोगों के, हेमा मालिनी जी से लेकर उमा भारती जी तक, स्वामी प्रसाद मौर्य नेता विरोधी दल थे उनसे लेके और लक्ष्मीकांत वाजपेयी तक, सबका किस तरीके से नेताजी अखिलेश यादव जी सम्मान करते थे, काम करते थे। तो ये परिवार रिश्ते निभाने के लिए जाना जाता है। माननीय अखिलेश यादव जी मिलिट्री स्कूल में रहे, उसके बाद इंजीनियरिंग कॉलेज में रहे। तो ये जो मिलिट्री स्कूल है ये भी फौजियों के बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल बना है। तो एक कंपेनियनशिप, एक भाईचारा इसके लिए मशहूर है। तो इन लोग, ये बहुत केयरिंग लोग हैं और वो क्रॉस द बोर्ड आप किसी से बात करेंगे तो अखिलेश यादव जी की, उनकी सरलता की, उनकी केयरिंगनेस की तारीफ करेगा। और अपने 12 से 17 के कार्यकाल में अपना विजन उन्होंने दिखाया। व्यक्तिगत रूप से अच्छा आदमी उन्हें पर्याप्त नहीं है, ठीक बात है। बहुत अच्छे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो क्या फ़ायदा। ज़मीन पे काम जरूरी है। अच्छे दोस्त हो सकते हैं, भाई हो सकते हैं, अच्छे नेता कैसे होंगे। तो 12 से 17 में जो अखिलेश यादव जी ने काम करके दिखाया, अगर कोई अभिजात्य वर्ग या इंटेलेक्चुअल क्लास उनके साथ होता तो पंडित नेहरू के साथ बिठा देता उनको। कभी आपने ऐसा सुना है कि 304 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे 2 साल में बन रहा है? यहाँ तो लोग 2 साल उद्घाटन करने में लगा देते थे। नया फ्रेश पूरा अधिग्रहण भी हो रहा है, एक्सप्रेसवे भी बनना है। ये लोक भवन कितने दिन में बना है? 2 साल में ही तो बना है। मेट्रो की नींव ही नहीं रखी, चल के भी दिखा दिया। और तब से कितने दिन हो गए, क्या हुआ है? तो स्टेट के प्रति विजन, डेवलपमेंट कैसे होना है इसकी जानकारी, दिन रात अध्ययन करना, हर प्रोजेक्ट को खुद देखना, खुद समझना, उसकी क्या चैलेंजेस हैं उनका इंतजाम करना। तो अखिलेश यादव जी ने अपनी सरलता, अपनी स्वीकार्यता, अपनी सौम्यता और अपने भले आदमी होने के साथ साथ एक विजनरी लीडर की भी जो पहचान दी है और पार्टी भी संभाली। तो इसलिए मुझे तो लगता है, बल्कि मैं इस विषय पे ज़्यादा नहीं बोलना चाहता क्योंकि मैं तो दिन भर ही बोलता रहूँगा, क्योंकि मैं तो उनके पास से देखा है और मुझे लगता है कि उनसे बड़ा और उनसे बढ़िया लीडर न हुआ न होगा। जी। लेकिन आम जनता की भी राय है,
वो बहुत मुझसे दूर नहीं होगी, आसपास ही होगी। जी सर, आपका नाम जो है वो सपा के अति प्रमुख नामों में से एक है, तो क्या संभावनाएं हैं कि 2027 में आप चुनाव लड़ेंगे? हमारी पार्टी में कुछ इस तरह के विचार के लोग हैं जो मानते हैं कि जिनको पार्टी एमएलसी या राज्यसभा बना दे उन लोगों को टिकट नहीं मांगना चाहिए। पार्टी ने हमको बनाया, अब हमारे जैसे लोगों को पार्टी संगठन में काम करके कोशिश करनी चाहिए कि पार्टी बने। तो 27 में मुझे तो चुनाव लड़ने की न कोई मेरा प्रयास है, न मेरी कोई इच्छा है, न मैंने कोई जगह चिन्हित की है। हाँ, अगर पार्टी आदेश दे दे, माननीय अखिलेश यादव जी मुझसे कह दें कि त्रिपुरा से जाके लड़ना है, तो मैं त्रिपुरा में भी लड़ लूँगा। बाकी मैं संगठन में काम करना चाहता हूँ और मेरा मानना है कि जो लोग पार्टी से उपकृत हुए हैं ऐसे लोगों को लीडरशिप का काम करना चाहिए और ये लीडरशिप के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि वो उन्हें क्या कब कैसे करेगी। सर वापस आते हैं 2012 पर। 2012 में ठाकुर राजपूत का एक बहुत बड़ा वोट बैंक सपोर्ट सपा को रहा जी। ग्रेजुअली वो 17 और 22 में योगी जी की छवि पे चला गया। नहीं, गलत, वो बीजेपी के साथ चला गया जी, योगी जी की छवि नहीं थी। तो अब आप कैसे उसको रिक्लेम करने के लिए प्लान कर रहे हैं? 2017 में योगी जी का कहीं नाम नहीं था जी। समाजवादी पार्टी में ठाकुर बिरादरी के बहुत सारे सम्मानित नेता थे। बीजेपी अच्छा प्रचार कर ले गई कि ये उनकी पार्टी है और वो लोग इतना, क्षत्रिय समाज के लोग इतना ज़्यादा उत्साहित हो गए कि अपने समाज के भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को हरा दिया। बड़े बड़े नाम, एक से एक नाम थे, जो मंत्री थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे, अपने अपने जिलों के बड़े नेता थे, वो सब लोग अपनी बिरादरी का वोट नहीं पा पाए और हार गए 2017 में। हाँ, 2017 में फिर योगी जी मुख्यमंत्री बने और मुझे लगता है कि आज अगर आप क्षत्रिय समाज के लोगों में, तो देखिए बड़ा पैराडॉक्स है, अगर आप बात करेंगे लखनऊ में तो आप कहा गया क्षत्रियों की सरकार है, क्योंकि कुछ मंत्री, कुछ अधिकारी, कुछ पुलिस वाले, कुछ आईएएस क्षत्रिय समाज के होने के नाते उपकृत किए जा रहे हैं और वो मनमर्जी कर रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी उस लाइन के हैं, उनका विचार है इस तरह का, तो वो उनसे घिरे रहते हैं, वो जो लोग समझाते हैं वो करते हैं। ये अधिकारी किसी के नहीं है। समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो कोई दूसरा एंगल लगा के, कोई राज्य का एंगल लगाएगा, कोई कॉलेज का एंगल लगाएगा, कोई स्कूल का एंगल लगाएगा, कोई नेताजी से संबंध बताएगा, कोई इटावा मैनपुरी की पोस्टिंग बताएगा और बताएगा कि मैं तो बिल्कुल आपका ही नज़दीकी हूँ। ये अधिकारियों की मजबूरी होती है रिश्ते ढूंढना, पोस्टिंग लेने के लिए, अपनी मनमर्जी करने के लिए। भाजपा का कार्यकर्ता कहीं सम्मान से थाने में जा नहीं सकता। सहयोगी दलों के कार्यकर्ताओं ने बड़ा ऐलान किया था, सब पीटे गए अंदर। और भाजपा के भी सांसद मंत्रियों की आप सुनते रहते हैं कि वो फलानी जगह धरने पे बैठे, वहाँ नहीं सुना, वहाँ भगा दिया। जिलों में जो लोग हैं क्षत्रिय समाज के भी लोग, वो बदनाम भी हो रहे हैं कि इनकी सरकार है, उनका कुछ हो भी नहीं रहा, कोई काम भी सुनने वाला भी नहीं है। इसलिए क्षत्रिय समाज के खुद लोग लोकसभा चुनाव के दौरान भी जगह जगह भाजपा से अपमानित होकर मीटिंग करते रहे, उनकी सुनवाई नहीं हुई। और 27 में भी आप देखेंगे वो भाजपा के कुशासन के खिलाफ, मनमर्जी और आतंक के खिलाफ भाजपा के खिलाफ वोट देंगे। सर आपके अपने जीवन में आर्मी स्कूल और जेएनयू, आपकी पर्सनालिटी पे बीच में सेंट जॉन्स कॉलेज और जी, उनका कितना रिफ्लेक्शन रहा, कैसा एक्सपीरियंस वहाँ रहा, उसका कितना रिफ्लेक्शन आपके व्यक्तित्व पे रहा? जो मुझे लगता है कि जो 6 से 12 तक हम लोग मिलिट्री स्कूल में पढ़े जी, तो जो अपना लाइफस्टाइल है, पर्सनल जीवन जीने का तरीका है, वो डेवलपिंग फेज़ होता है, आदमी की आदतें बनती हैं उस दौरान, मेन विकास होता है, वो तो मिलिट्री स्कूल की हैं। और मुझे लगा राजनीतिक विचार थोड़ा सा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का जरूर रह सकता है, क्योंकि उससे पहले मैं किसी कॉलेज में नहीं पढ़ा जहाँ राजनीति का कोई माहौल हो। सेंट जॉन्स कॉलेज में भी चुनाव नहीं होते थे, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं होता था, और जेएनयू में निश्चित तौर पे बहुत ज़्यादा डिबेट, डिस्कशन, पॉलिटिक्स, नेताओं का आना जाना,
तो मेरा शुरू से ही समाजवादी रुझान और विचार है और मैं उसी विचार के हिसाब से चल रहा हूँ। जी सर, वैसे तो मुद्दे बहुत हैं, लेकिन समय के अभाव के कारण अब एक आखिरी प्रश्न। जी, प्रश्न क्या है, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जनता के लिए, स्पेशली यूथ के लिए, पार्टी की तरफ से, अपनी तरफ से आप कुछ कहें। मैं इतना कहना चाहता हूँ इस देश के आम नागरिकों को, यूथ को, कि जिंदा लोगों की तरह काम करो। आप समाजवादी पार्टी को मत दो, वोट दो, लेकिन ये भी मत करिए कि अपनी जाति, धर्म या किसी प्रचार में आके कॉपी पलटी, उस पर नाम देख के वोट दे दिया, ये नाम देख के नंबर दे दिए। आप कॉपी की जांच परख करिए। आप काम करने वाले लोगों को वोट दीजिए। आप उन लोगों को वोट दीजिए जिनका मन, विचार, जिनका अनुभव, जिनकी सोच, जिनका इतिहास इस बात का है कि वो प्रदेश में काम करना चाहते हैं, प्रदेश को आगे ले जाना चाहते हैं, आपकी समस्याओं को सुलझाना चाहते हैं, आपको भटकाना चाहते हैं। इसमें मत पड़िए। चुनाव के दौरान 10,000 रुपया मिल गया, चुनाव के दौरान कोई बड़ा वादा हो गया और उसके बाद आपको 5 साल के लिए भूल गए, ऐसे लोगों के साथ वोट मत करिए। आप राजनीति आपका भविष्य तय करती है, तो आप तय करिए कि इस प्रदेश की राजनीति क्या होनी चाहिए। इसलिए काम के आधार पर, विकास के आधार पर इस प्रदेश को और आपके भविष्य का ध्यान रखने वालों को वोट दीजिए। और इस मानक पे जब भी वो, इस कसौटी पे जब भी कसेंगे, तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी सबसे आगे रहेगी। बिल्कुल ठीक सर। सर, हम उम्मीद कर रहे हैं कि जनता के सवाल आप तक हम पहुंचा पाए और आपकी बात जनता तक पहुंचा पाए। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि हम आपके लिए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला पा रहे हैं। कृपया वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों से शेयर करिए और अगले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, हमारे इस वीडियो के खत्म होते ही आपको हमारे एक और वीडियो का ट्रेलर दिखाई देगा। अगर वो ट्रेलर आपको अच्छा लगे तो ट्रेलर के अंत में आपको उसी वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा। प्लीज डू वॉच। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। पुलिस फेक एनकाउंटर कर रही है जी, और पुलिस को नहीं करना है। किसी स्पेसिफिक फेक एनकाउंटर के बारे में आप बात करना चाहेंगे? तो उसमें कई पुलिस वाले नामजद हुए हैं, कई सीनियर पुलिस अफसरों को लोग आरोप लगा रहे हैं, सीनियर मोस्ट पुलिस अफसरों का आरोप लगाया जा रहा है। अगर उससे कनेक्शन होते तो इनकी हिम्मत नहीं पड़ती उसको मुठभेड़ में मारने की। सत्ताधारी पार्टी के जो अपराधी माफिया हैं, उनके खिलाफ माफियाओं को ही मारा जा रहा है, उनके माफियाओं को कोई नहीं। इतनी खराब छवि है पुलिस की कोर्ट में कि पुलिस वाला कोई फंस जाए जमानत नहीं करता। डबल इंजन सरकारें बड़ी खराब होती है, बता दूंगा आपको। उसमें क्या होता है कि डबल इंजन में कोई इधर खींचता है, कोई उधर खींचता है, कोई ब्रेक लगाता है, कोई एक्सीलेटर दबाता है, कोई शर्म नहीं आती सरकार को। ये बड़े बड़े प्रोजेक्ट ला रहे हैं जिससे कमीशन मिलेगी। अभी आप 8,000 करोड़ की लागत से एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जिसका लाभ किसी को नहीं मिल रहा है। जहाँ खेती के लिए पानी नहीं है, स्कूल के टीचर नहीं है, स्कूल आप बंद कराए दे रहे हैं, अस्पताल बंद कराए दे रहे हैं। आप जो है छोटे छोटे इलाजों के लिए लोग यहाँ जानवरों की तरह पीजीआई के भीड़ लगाए बैठे रहते हैं। बीजेपी 3 सीटें हार गई है लोकसभा की, 8 की 8 लोकसभा हारेंगे 29 में अगर बुंदेलखंड नहीं बनाते। तो बुंदेलखंड को 2 भागों में बांट दिया, आधा मध्य प्रदेश में कर दिया, आधा उत्तर प्रदेश में कर दिया। उससे और दुर्दशा हो गई बुंदेलखंड की। न यूपी ध्यान देता है, न मध्य प्रदेश ध्यान देता है। देखिए, अपराधी, माफिया, आतंकवादी भी और नेता ये कभी निजी रंजिश नहीं मानते हैं। निजी रंजिश मानते हैं अधिकारीगण, IAS, IPS, ये जी बहुत खतरनाक क्लास है। ये आपसे निजी रंजिश मान लेते हैं और आपका बदला लेते हैं। अफसरशाही जो है, मैं उसके बारे में कहता हूँ कि तंग दिल और संग दिल होती है। पत्थर दिल होते हैं जी, बड़े क्रूर होते हैं जी, और बहुत ही नैरो माइंडेड। जरा सी बात नाराज हो जाएंगे तो आपका पीछा करते हैं। अब नेता आजकल ध्यान देते नहीं है, तो सचिवालय के अधिकारी हावी हैं इस समय। जो है उल्टा सीधा जो पढ़ा देंगे वही हो जाता है। क्रिमिनल था नरेश उर्फ टाइगर, सहारनपुर में लोकल कांग्रेस के एक नेता थे, उसको संरक्षण देते थे जी। उसको छुड़ाने का बड़ा प्रयास किया उन्होंने। केंद्र के एक मंत्री ने जिलाधिकारी से बात किया, उनको कहा भाई उनको छुड़वाइए। मैंने कहा मैं साहब छोड़ूंगा नहीं। हम आपके अहंकार को तुष्ट करने के लिए ये झेलते नहीं बैठे। सुल्ताना डाकू जो है, तो ये खुद बड़ा भावुक था। ये जब ये पकड़ा गया तो उसने बताया कि साहब आप जो है फला इनकम मुठभेड़ में आप बिल्कुल टीकरी पे खड़े हुए थे, मैंने आपको मारा नहीं। उनको सही शब्द देने का काम अगर किसी एक व्यक्ति ने किया है
तो वो डॉक्टर अम्बेडकर थे। तो सिंगल अगर किसी का योगदान अगर कहा जाए तो भी डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान ज़्यादा है। बी एन राव तो असिस्टेंट समझ लीजिए, उनको क्रेडिट देना सारा पूर्ण बात है। दबाव पे पुलिस होती है, कैसे कैसे केस वर्कआउट कर लेती है। तो पुलिस की काबिलियत में कोई मुझे शक नहीं है। शायद यहीं कहीं वो बची हुई उम्मीद है, इसी से उम्मीद है। ये चिंगारी जो है ना, इस पर राख डाल दिया है लोगों ने। ठीक बात, इसको झाड़ पोंछ के सामने लाने की जरूरत, आग लगाने की जरूरत है।